कीर्ति अपने दोस्त विपुल के साथ राजकोट में स्थित एक गांव में अपनी दादी से मिलने जाती है। क्योंकि कीर्ति शहर में पढ़ाई किया करती थी, इसीलिए वो अपनी दादी से कई कई सालों में मिला करती थी। कीर्ति का सारा बचपन गांव में खेलते हुए ही बीता था। ट्रेन का लंबा सफर तय करने के बाद विपुल और कीर्ति गांव पहुंच जाते हैं, जहां स्टेशन पर उनकी दादी विमला अपने नौकर रामू के साथ खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। कीर्ति को देखते ही विमला खुश हो जाती है और बोलती है, आ गई मेरी बच्ची, कितना समय लगा दिया अपनी दादी के पास आने में। दादी की तो तुझे याद ही नहीं आती। ऐसा कुछ भी नहीं है दादी, आपकी याद तो मुझे हमेशा आती है, पर क्या करूं, पढ़ाई और काम के चलते वक्त ही नहीं मिल पाता है। दादी, ये मेरा दोस्त है विपुल। प्रणाम दादी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ बेटा। अरे रामू, खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? चल सामान उठा और गाड़ी में रख। विमला के कहने पर रामू विपुल और कीर्ति का सामान उठाकर गाड़ी में रखता है, जिसके बाद सभी लोग गाड़ी में बैठते हैं और घर पहुंच जाते हैं। दादी का घर बहुत बड़ा था। कुछ देर आराम करने के बाद कीर्ति और विपुल नाश्ता करते हैं, जिसके बाद दोनों गांव घूमने के लिए निकल जाते हैं। घूमते घूमते दोनों एक पुरानी हवेली के पास पहुंच जाते हैं। वह हवेली दिखने में बेहद डरावनी थी। हवेली के आसपास लगे हुए पेड़ एकदम सूखे पड़े थे। वहीं हवेली के आसपास दूर दूर तक कोई घर भी नहीं था। उस हवेली को देखते ही विपुल कीर्ति से बोलता है, कीर्ति, ये क्या है? कोई पुरानी हवेली है क्या? मूवीज की शूटिंग करने के लिए? कितनी हॉरर है यार। ये हमारे गांव की रहस्यमय हवेली है। यहाँ पर कोई नहीं जाता। बचपन से आज तक मैंने इस हवेली में कभी किसी को नहीं जाते देखा। क्या यार, तुम भी आज के टाइम की होकर भी कैसी बातें कर रही हो? रहस्यमय हवेली, ऐसा कुछ होता है क्या? होता है यार। गांव वालों का यकीन है इस बात पर कि इस हवेली के अंदर भूत प्रेत का साया है। जो कोई भी इस हवेली में जाता है ना, वो जिंदा बाहर नहीं आता। कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है यार। मेरा तो मन कर रहा है कि एक बार इस हवेली के अंदर जरूर जाकर देखा जाए और इसकी सारी सच्चाई का पता लगाया जाए। मैं भी तो देखूं अंदर कौन से भूत है। मैं कभी भूतों से मिला नहीं। तुम चुप रहो और घर चलो, शाम होने वाली है। कीर्ति विपुल का हाथ पकड़कर घसीटती हुई उसे अपने साथ वापस घर ले आती है। खाना खाने के बाद सभी लोग आराम से सो जाते हैं। आधी रात का समय होता है और पूरे गांव में भयंकर तरीके का शोर मच जाता है। सभी लोग अपने अपने घरों से निकलकर बाहर आते हैं। विपुल और कीर्ति भी जल्दी से उठकर बाहर आ जाते हैं तो देखते हैं कि सभी लोग भागे भागे हवेली की तरफ जा रहे हैं। सभी लोगों के साथ कीर्ति और विपुल भी हवेली के पास पहुंच जाते हैं, जहां उनकी दादी विमला पहले से ही भीड़ के साथ मौजूद थी। भीड़ को चीरते हुए जब दोनों आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक औरत जोर जोर से रो रही है और उसके सामने पत्थर की एक लड़की की मूर्ति खड़ी हुई है, जिसे देखकर कीर्ति बोलती है, दादी, ये सब कुछ क्या हो रहा है? और ये औरत इस पत्थर की मूर्ति को देखकर रो क्यों रही है? बताओ ना। कीर्ति बेटा, तू सब्र रख, मैं तुझे सब बताती हूँ। विमला इतना बोलती है कि तभी रोती हुई वह औरत बोलती है, मैंने कितनी बार कहा था इस लड़की से कि इस हवेली से दूर रहना, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी और आज इस हाल में पहुंच गई। ये हवेली कितनी मनहूस है, इसके अंदर रहने वाला शैतान कभी किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा। आए, क्या हाल कर दिया मेरी बच्ची का। मेरी बच्ची के सारा जीवन ऐसे पत्थर की बनी रहेगी। भगवान। उस औरत की बातें सुनकर कीर्ति और विपुल एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। भीड़ में सभी लोग अजीब अजीब तरीके की बातें कर रहे होते हैं। तभी सभी में मौजूद एक आदमी बोलता है,
अरे ये हवेली जानलेवा है। ना जाने इस हवेली में कितने भूत प्रेत का साया है। ये हवेली कभी किसी की सगी नहीं हो सकती है। इस बहन के साथ तो बड़ा ही बुरा हुआ है, लेकिन अब हम सबको चौकन्ना हो जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अगला नंबर हम में से किसी के परिवार का सदस्य ही हो। इस हवेली से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है गांव वालों। रहस्य में हवेली के बारे में ऐसी बातें सुनकर कीर्ति और विपुल का मन अब और भी ज्यादा विचलित हो उठा था। काफी देर बाद विमला, विपुल और कीर्ति तीनों घर आते हैं। रामू सभी को पानी देता है। तभी कीर्ति बोलती है, दादी आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बेटा तू तो रहस्य में हवेली के बारे में जानती है ना, जिस पर भूत प्रेत का साया है। उस औरत ने अपनी बेटी को मना किया था, लेकिन फिर भी वो लड़की अपनी माँ की बातों को अनसुना करके हवेली में चली गई। और जब वो औरत अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँची तो देखा कि उसकी बेटी पत्थर की मूर्ति बन गई है। बेटा वो हवेली भूतिया शक्तियों का घर है और उसी ने उस औरत की बेटी को पत्थर का बना दिया। सारे गांव वाले जानते हैं कि वो हवेली मनहूस है, फिर भी ना जाने उस लड़की को क्या भौकाल आया था जो वो वहाँ चली गई और क्या हाल हो गया। विपुल और कीर्ति तुम दोनों वहाँ मत जाना, क्योंकि जाने का उदाहरण तो तुम दोनों देख ही चुके हो। कीर्ति और विपुल कुछ नहीं कहते और चुपचाप कमरे में जाकर आराम करने लग जाते हैं। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद विपुल और कीर्ति आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी विपुल बोलता है, यार कीर्ति, मुझे लगता है कि दाल में ना कुछ काला है। कुछ तो बात है। किस बारे में? रहस्य में हवेली के बारे में। कीर्ति मेरी बात मानो तो हम दोनों को उस हवेली के अंदर जाकर देखना चाहिए कि आखिर पूरा माजरा क्या है। मुझे लगता है कि शायद भूत प्रेत से हटकर कोई बात है। पागल हो गए हो क्या विपुल? सुना नहीं दादी ने क्या कहा था? और रात को जो कुछ भी हुआ उसे देखकर हम अनदेखा तो नहीं कर सकते ना? फिर तुम उस हवेली में जाने की बातें क्यों कर रहे हो? देखो कीर्ति, जीना और मरना भगवान के हाथ में है। इसे हम नहीं बदल सकते हैं। अगर हमारी मौत इस हवेली में लिखी होगी तो हम मर जाएंगे, और अगर नहीं लिखी होगी तो जिंदा वापस आ जाएंगे। बस एक बार मेरी बात मान जाओ। हम दोनों उस हवेली के अंदर चलते हैं और सारे सच को पता लगाते हैं। उन दोनों की सारी बातें चुपके से रामू सुन रहा होता है, लेकिन विपुल रामू को देख लेता है और बोलता है, रामू काका, आप वहाँ खड़े होकर हमारी बातें सुन रहे हैं? इधर आइए। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। रामू काका डरिए मत, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। बस मुझे इतना बताइए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं उस हवेली के अंदर जाना चाहता हूँ। अगर कीर्ति मेरा साथ नहीं देना चाहती तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं अकेले ही चला जाऊँगा। मदद तो मैं कर सकता हूँ, पर वहाँ जाने में बहुत खतरा है। आप इस जिद को छोड़ दीजिए। उस रहस्यमयी हवेली में कोई नहीं जाता है। रामू काका, आप सुझाव मत दीजिए, बस मदद कीजिए। विपुल बार बार रामू काका से मदद मांगने लगता है और रामू काका हाँ बोल देते हैं। विपुल के पक्के इरादे देखते हुए कीर्ति भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद रामू कीर्ति और विपुल को हवेली में जाने का खुफिया रास्ता बताता है, जो कि गांव से होते हुए नहीं बल्कि हवेली के पीछे से जाया करता था। विपुल और कीर्ति पूरी प्लानिंग कर लेते हैं हवेली में जाने की और कुछ जरूरत का सामान एक बैग में भरकर पैक कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद रात को जब पूरा गांव और विमला गहरी नींद सोए होते हैं, तभी विपुल और कीर्ति रामू काका के बताए हुए रास्ते से हवेली में चले जाते हैं और हवेली के मेन गेट पर खड़े होकर विपुल बोलता है, देखो कीर्ति, अंदर क्या होगा क्या नहीं ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन अगर जहाँ कोई बुरी शक्ति है भी तो हमारे मन में भी सच्ची शक्ति है। कुछ भी हो तो सच्चे दिल से भगवान को याद करना, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। ठीक है विपुल, जैसा तुम कहो, लेकिन साथ ही रहना, कहीं इधर उधर मत होना।
इतना कहकर विपुल और कीर्ति एक दूसरे को गले लगाते हैं, जिसके बाद दोनों हवेली के अंदर दाखिल हो जाते हैं। हवेली में चारों तरफ एक अजीब सी गंदे तरीके की बदबू आ रही थी। साथ ही जगह जगह मकड़ी के बड़े बड़े जाले लगे हुए थे। बहुत सारा टूटा फूटा सामान और तस्वीरें इधर उधर फैली हुई थी, जिसे देख विपुल बोलता है, लगता है काफी समय से यहाँ कोई नहीं रहता है। हालत तो देखो जरा इस जगह की। चलो आगे चलते हैं। अपने टॉर्च की रोशनी करते हुए विपुल और कीर्ति आगे बढ़ते जाते हैं। तभी उन्हें अपने पास से किसी के गुजरने की आहट महसूस होती है। दोनों एकदम से टॉर्च की रोशनी दूसरी तरफ करते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता है। तभी दोनों थोड़ा आगे जाते हैं और उन्हें लगता है कि सीढ़ियों पर कोई दौड़ रहा है। वह जल्दी से सीढ़ियों की तरफ रोशनी करते हैं तो उन्हें कोई नजर नहीं आता है। तभी कीर्ति बोलती है, देखा विपुल, यहाँ पर कुछ तो है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें अभी के अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि हम दोनों कोई बड़ी मुसीबत में पड़ जाए। कीर्ति हौसला रखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। डरी हुई कीर्ति विपुल का हाथ पकड़े चलने लगती है। तभी उन दोनों को फिर से अपने आसपास किसी के होने की आहट महसूस होती है, लेकिन नजर कोई भी नहीं आता है। तभी अचानक विपुल को ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। जैसे ही विपुल अपने टॉर्च की रोशनी घुमाता है तो देखता है कि एक बूढ़ा हाथों में डंडा लेकर विपुल पर वार करने ही वाला होता है कि तभी विपुल उनके हाथों से डंडा ले लेता है और बोलता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कौन से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम विपुल है और ये मेरी दोस्त कीर्ति है। और तुम कौन हो? मैं हूँ इस हवेली का मालिक। ये हवेली मेरी है। यहाँ पर मेरे अलावा कोई नहीं आ सकता और ना जा सकता है। अब तुम दोनों भी यहाँ से बचकर वापस नहीं जा पाओगे। मैं तुम दोनों को भी पत्थर का बना दूंगा। इतना कहकर वह बूढ़ा अपनी जेब से एक आईना निकालता है और बोलता है, देख रहे हो, ये कोई आम आईना नहीं है, बल्कि एक जादुई आईना है, जिसको मैं किसी के भी सामने करूंगा ना तो वो इस आईने में देखते ही पत्थर का बन जाएगा, जैसे उस दिन वो लड़की बन गई थी। इस हवेली पर सालों से मेरा कब्जा है और मेरी मर्जी के बगैर कोई भी इस हवेली में आ जा नहीं सकता। इसलिए मैं हवेली में आने वाले हर इंसान को जान से मार देता हूँ। अब तुम दोनों मरोगे। मैं और ये हवेली हमेशा की तरह एक रहस्यमय हवेली बनकर ही रह जाएंगे। उस बूढ़े की बातें सुनने के बाद कीर्ति और विपुल को रहस्यमय हवेली की सारी सच्चाई मालूम पड़ जाती है। दोनों बड़ी ही चालाकी के साथ उस बूढ़े व्यक्ति से वह आईना ले लेते हैं, जिसके बाद विपुल उस बूढ़े व्यक्ति को बंदी बनाकर बाहर ले आता है और सारे गांव में शोर मचा देता है। विमला और सभी गांव वाले हवेली के बाहर जमा हो जाते हैं, जिसके बाद कीर्ति और विपुल सभी के सामने उस बूढ़े की और रहस्यमय हवेली की सच्चाई बताते हैं और साथ ही जादुई आईने के बारे में भी बताते हैं। तभी कीर्ति बोलती है, इतने सालों से इस आदमी ने हम सबको इस हवेली से डरा कर रखा हुआ था ताकि कोई भी इस हवेली के अंदर न जा सके और ये अकेला इस हवेली पर अपनी मालकी जता सके। लेकिन अब इसका सारा सच बाहर आ गया है और मैं जानती हूँ कि उस पत्थर बनी लड़की को सही कैसे करना है। आंटी जी, आप जल्दी से अपनी बेटी की पत्थर की मूर्ति लेकर आइए। कीर्ति की बात सुनकर वह औरत कुछ आदमियों की मदद से पत्थर की मूर्ति बन चुकी अपनी बेटी को लेकर आती है। कीर्ति एक बार फिर उस मूर्ति के आगे वही जादुई आईना करती है, जिसके बाद वह लड़की वापस से पत्थर से इंसानी रूप में परिवर्तित हो जाती है। जिसके बाद कीर्ति उस जादुई आईने को हमेशा के लिए तोड़कर खत्म कर देती है। साथ ही गांव वाले उस बूढ़े व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे बंद करवा देते हैं और इस तरह विपुल और कीर्ति की सूझबूझ और होशियारी से रहस्यमय हवेली का सारा रहस्य सभी लोगों के सामने आ जाता है। 20 साल की सुरभि की शादी अनूप नाम के लड़के से हो जाती है। सुरभि के भाग्य में हमेशा से ही बहुत दुख लिखे थे। उसका मायका गरीब था और शादी भी गरीब घर में हुई थी। अनूप की माँ ममता सुरभि को हमेशा मारा पीटा करती थी और ताने भी दिया करती थी।
अनूप भी अपनी माँ का बराबर का साथ दिया करता था। 2 साल बीत गए थे, लेकिन अभी तक सुरभि माँ नहीं बन पाई थी, जिस वजह से ममता और अनूप ने अब उसका जीना मुहाल कर दिया था। ऐसे ही एक दिन अनूप सुरभि को बेरहमी से मारते हुए बोलता है, जाने कैसी औरत है तू, जब से शादी करके आई है मुझे एक खुशी नहीं दे पाई तू। पहले ही तेरे भूखे नंगे पिता ने बस खाली लड़की हमें सौंप दी, दहेज के नाम पर कुछ भी नहीं दिया, और अब 2 साल बीत जाने के बाद भी तू मुझे पिता बनाने का सुख नहीं दे पा रही। तेरे जैसी औरत के साथ रहने से तो अच्छा है मैं दूसरी शादी कर लूं और तुझे धक्के देकर अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल दूं। अनूप जी, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। अगर आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं कहाँ जाऊंगी इस गरीबी में? कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, मर जाएगी। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के बाद तेरा और मेरा सारा रिश्ता यहीं के यहीं खत्म। फिर कभी मुड़कर मेरे या मेरी माँ की जिंदगी में आने की कोशिश मत करना। इतना कहकर अनूप सुरभि का हाथ पकड़कर घसीटते हुए उसे घर से बाहर निकाल देता है। सुरभि बहुत प्रार्थना करती है, लेकिन अनूप और ममता का पत्थर दिल नहीं पिघलता है। गरीब सुरभि दर दर के धक्के खाने लगती है। कई दिन गुजर जाते हैं और सुरभि भूख से बेहाल इधर उधर भटकने लगती है और सड़कों पर भीख मांगना शुरू कर देती है। सुरभि को भीख से जो कुछ भी मिलता उन पैसों से वो अपना पेट भर लिया करती। सुरभि हर दिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगा करती थी, जहाँ पर निर्मला नाम की एक अमीर औरत रोजाना आया जाया करती थी और हर दिन सुरभि को भीख दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन हुए, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, इस गरीब का पेट भर दो। इस गरीब के पेट में एक निवाला डालने वाला बड़ा भाग्यशाली होगा, भगवान उसके भागों में सुख लिख देगा। इस गरीब को भीख दे दो। निर्मला वहाँ आती है और सुरभि के हाथों में कुछ सिक्के रखते हुए बोलती है, सुनो, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? जी मालकिन, कहिए। मैं गरीब भिखारन आपके किस काम आ सकती हूँ? मैं रोज देखती हूँ कि तुम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगती हो। मैं हर दिन तुम्हें भीख भी देकर जाती हूँ, और क्या तुम सारा जीवन ऐसे भीख मांगते हुए बिता दोगी? मैं और कर भी कह सकती हूँ मालकिन, कोई मुझे काम आता नहीं है और मेरी ऐसी हालत देखकर कोई मुझे काम देगा भी नहीं। भीख मांगने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। पापी पेट का सवाल है, आखिर क्या करूँ? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, जिससे तुम अपना जीवन संवार सको। इतना कहकर निर्मला सुरभि को मंदिर की सीढ़ियों से उठाकर सबसे पहले अपने घर ले जाती है, जिसके बाद वह सुरभि को साफ सुथरा करवाकर उसे नए कपड़े पहनाती है और बोलती है, देखो सुरभि, मेरा एक सिलाई सेंटर है, जहाँ पर मैं अनपढ़ और घरेलू औरतों को फ्री में सिलाई सिखाती हूँ, और फिर जब वो औरतें सिलाई सीखकर टेलर बन जाती हैं, तो मैं उन्हें अपने कारखाने में भिजवा देती हूँ, जहाँ पर हम लेडीज, बच्चों और जेंट्स के कपड़े बनाते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो मेरा कपड़ों का व्यापार है। मैं और मेरे पति कपड़े बनाकर मार्केट में सप्लाई करते हैं। मैं तुम्हें अपने सिलाई सेंटर से सिलाई सिखा दूंगी, और जब तुम टेलर बन जाओगी तो तुम्हें कारखाने में नौकरी लगवा दूंगी। बोलो, तुम्हें मंजूर है? मुझे मंजूर है मालकिन। आज आपने इस गरीब पर बहुत कृपा करी है। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। बताइए, मुझे कब से जाना है काम पर? कब जाना है, कैसे जाना है, बाद में बता दूंगी। उससे पहले तुम खाना खा लो, फिर सिलाई सेंटर ले जाऊंगी। इतना कहकर निर्मला सुरभि को पेट भर खाना खिलाती है, जिसके बाद निर्मला अगले दिन उसे अपने सिलाई सेंटर लेकर जाती है और बाकी सभी महिलाओं से उसकी जान पहचान करवाती है। सुरभि अब प्रतिदिन सिलाई सेंटर में सिलाई सीखने का कार्य करती है, क्योंकि अब उसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी। इसीलिए सुरभि रात को सिलाई सेंटर में ही सो जाया करती थी और सुबह सभी के आने से पहले वह पूरा सिलाई सेंटर साफ सुथरा कर दिया करती थी। वक्त गुजरता जाता है और एक दिन सुरभि एक अच्छी टेलर बन जाती है, जिसे देखते हुए निर्मला बोलती है, सुरभि, अब तुम पूरी तरीके से कारखाने में नौकरी करने के लिए तैयार हो चुकी हो। कल मैं तुम्हें अपने साथ कारखाने ले जाऊंगी और फिर वहाँ पर मेरे पति विनोद हैं, वो तुम्हें सारा काम सिखा देंगे। ठीक है, कल सुबह तैयार रहना। इतना बोलकर निर्मला वहाँ से चली जाती है और अगले दिन निर्मला सुरभि को लेकर कारखाने जाती है, जहाँ पर निर्मला अपने पति से बोलती है, ये मेरी तरफ से कारखाने के लिए नई टेलर है,
ये बहुत अच्छे कपड़े सिलती है, बड़ी ही सफाई है इसके हाथों में। अब आप इसे अच्छे से काम समझा दें ताकि ये अपनी रोजी रोटी शुरू कर सके। विनोद सुरभि को काम समझाना शुरू कर देता है। सुरभि कारखाने में कपड़े सिलाई करने का काम शुरू कर देती है और अब उसे आमदनी मिलने लगती है। सुरभि सिलाई करने के साथ साथ नए कपड़ों के डिजाइन बनाने में भी माहिर थी। इसके चलते ही वह आए दिन कारखाने में कुछ न कुछ नए कपड़ों के डिजाइन बना ही दिया करती थी, जिसे देखकर विनोद बहुत खुश हो जाया करता था। ऐसे ही एक दिन विनोद सुरभि से बोलता है, सुरभि जी, हम आपके सिलाई के और डिजाइनिंग के इस हुनर से काफी सारा प्रभावित है। आपके बनाए हुए सारे डिजाइन हमारे कस्टमर को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। मार्केट में भी हमें उनके अच्छे दाम मिल रहे हैं। आपकी इन सारी चीजों को नजर में रखते हुए मैं और ममता आपको कारखाने के सुपरवाइजर बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आज से आप कारखाने में आने वाली सभी महिलाओं को काम सिखाने और बाकी के कामों पर अपनी पूरी नजर रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। वैसे तो मैं इस उपाधि के काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने मुझे इस लायक समझा, इसके लिए मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। सुरभि की बात सुनकर विनोद मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता है। सुपरवाइजर बनने के बाद सुरभि की आमदनी अब और ज्यादा बढ़ जाती है। देखते ही देखते अब सुरभि के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। अब उसके पास खुद का घर, पहनने के लिए अच्छे कपड़े और खाने के लिए बढ़िया खाना था। लेकिन फिर भी सुरभि लगातार अपना काम पूरा मन लगाकर किए जा रही थी। ऐसे ही एक दिन एक दुर्घटना में विनोद की मौत हो जाती है, जिसके बाद कारखाने का काम बहुत ही ज्यादा मंदा पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ निर्मला को भी गहरा धक्का लगता है। ऐसे ही एक दिन सुरभि निर्मला को समझाते हुए बोलती है, मालकिन, अगर आप ऐसे अपना दिल छोड़ देंगी तो हम सबका क्या होगा? हम सबकी रोजी रोटी कारखाने पर टिकी हुई है। इन दिनों कारखाना बहुत ही बुरे हालातों में आ गया है। अगर आप कारखाने पर ध्यान नहीं देंगी तो फिर हम सबका क्या होगा? भगवान के लिए आप खुद को संभालिए मालकिन, और कारखाने के काम को भी संभालिए। नहीं सुरभि, मैं अब उस कारखाने में दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। वहाँ की सारी चीजें मुझे मेरे पति की याद दिलाती है। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन माना है, उसी के नाते आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बोलिए ना मालकिन, क्या बात है? मैं सब कुछ करूँगी आपकी खुशी के लिए। सुरभि, मैं हमेशा के लिए विदेश जा रही हूँ। ये कारखाना मैं तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ। इस कारखाने को हमेशा अच्छे से संभालना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। ठीक है मालकिन, जैसा आप कहें मैं वैसा ही करूँगी। सुरभि की बात सुनकर निर्मला के चेहरे पर धीमी मुस्कान आती है, जिसके बाद निर्मला कारखाने की चाबियां हमेशा के लिए सुरभि के हाथों में सौंप कर विदेश चली जाती है। अब सुरभि ही कारखाने की मालिक थी। सुरभि फिर से कड़ी मेहनत करती है और कारखाने को अपने पुराने हालातों में लाती है। अब कारखाना पहले की तरह रफ्तार से चलने लगता है। ऐसे ही एक दिन एक छोटा सा बच्चा कारखाने के बाहर खड़ी सुरभि के पास आता है और बोलता है, कुछ खाने को दे दो आंटी, बहुत भूख लगी है। 2-4 दिन से कुछ खाया भी नहीं है, कुछ खिला दो। हाँ, खिला देती हूँ। तुम हो कौन और इतनी छोटी उम्र में भीख क्यों मांग रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? माता पिता नहीं है मेरे। मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खिला दो ना आंटी, खाना खिला दो। उस बच्चे को देखकर सुरभि को अपना अतीत याद आ जाता है कि किस तरह वो भी भीख मांग कर अपना गुजारा किया करती थी। उस बच्चे का हाथ सुरभि पकड़कर उसे पास के एक ठेले पर ले जाती है, जहां वो उस बच्चे को पेट भर खाना खिलाती है और बोलती है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आनंद है। मैं किसका बच्चा हूँ? मेरे माता पिता कौन है? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैं बस ऐसे ही सड़कों पर घूम घूम कर भीख मांग कर खाना खाकर अपना गुजारा करता हूँ। अपने नाम के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं पता। के बाद मैं हूँ तुम्हारी अपनी, समझ गए? आज के बाद तुम अकेले नहीं हो। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरे बेटे हो। मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगी, तुम्हें पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और बहुत बड़ा बनाऊंगी। इतना कहकर सुरभि आनंद को गले लगा लेती है, जिसके बाद सुरभि आनंद की देखभाल करना शुरू करती है और उसे एक माँ बनकर खूब प्यार करती है। वक्त गुजरता चला जाता है। आनंद पढ़ लिख कर अपनी माँ के साथ कारखाने में हाथ बटाने लगता है। अब सुरभि की भी उम्र हो गई थी और वह बूढ़ी हो जाती है, लेकिन फिर भी वह अपना काम कारखाने में बराबर किया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुरभि आनंद से बोलती है, आनंद बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, न जाने कब
भगवान मेरा बुलावा भेज दे, इसीलिए मैं कारखाने की सारी भाग दौड़ तेरे हाथ सौंपना चाहती हूँ। बेटा, ये कारखाना मालकिन ने बड़े मुझे प्यार से दिया था, अब मैं ये तुझे सौंप रही हूँ। इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाना। सुरभि कारखाने की चाबियां आनंद के हाथों में रख देती है, जिसके बाद कारखाने की सारी आमदनी अब आनंद के हाथों में आने लगती है और उस पैसे को देखकर आनंद के मन में लालच जाग जाता है। सुरभि आनंद पर अंधाधुंध यकीन किया करती थी। इस बात का फायदा उठाते हुए आनंद अपनी माँ से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा लेता है। बढ़ती उम्र के साथ अब सुरभि की तबीयत भी खराब रहना शुरू हो जाता है और अब वह इतनी सक्षम नहीं थी कि वह कारखाने में जाकर काम देख लिया करे। वहीं दूसरी तरफ आनंद भी धीरे धीरे अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देता है। अब आनंद ना तो सुरभि से अच्छे से बात ही किया करता था और ना ही उसका ख्याल रखा करता था। ऐसे ही एक दिन सुरभि आनंद से बोलती है, बेटा मुझे दवाई दिला दे, खाना खिला दे, भूख के मारे मेरा पेट दर्द हो रहा है, मदद कर दे बेटा। कौन बेटा? किसका बेटा? आप मेरी माँ नहीं है और ना ही मैं आपका बेटा हूँ। हम दोनों का कोई खून का रिश्ता भी नहीं है। मेरा रिश्ता सिर्फ इन पैसों से और इस प्रॉपर्टी से है जो कि आपने मेरे नाम ही कर दी है। इसलिए अब मेरा और आपका कोई वास्ता नहीं है। आप जिए या मरे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तू क्या बोल रहा है आनंद? मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरा बेटा है। खून का रिश्ता नहीं तो क्या हुआ, दिल का रिश्ता है हमारा बेटा। सुरभि रोती रहती है लेकिन आनंद उसकी एक नहीं सुनता और आखिरकार एक दिन ऐसा भी आता है जब आनंद सुरभि को धक्का देकर हमेशा के लिए घर से निकाल देता है और बेचारी सुरभि वापस से अपने उन्हीं हालातों में आ जाती है जहां से उसने शुरुआत की होती है और एक बार फिर से सुरभि को लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है और अपना पेट भरना पड़ता है। लेकिन अब उम्र के चलते सुरभि का शरीर उसका साथ छोड़ चुका था और उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वह दर दर भटक कर भीख मांग सके। भूख से तड़पती हुई सुरभि ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाने लगती है और एक दिन ऐसा आता है जब गरीबी और भूखमरी सुरभि की जान ले लेते हैं और इस तरह गरीब सुरभि का भाग्य गरीबी से शुरू होकर गरीबी में ही खत्म हो जाता है।